अमालगमेशन ऑफ अ कंपनी। अमालगमेशन का मतलब क्या होता है? अमालगमेशन मीन्स कॉम्बिनेशन और मर्जर, मिला देना। इट मे बी एनी वन ऑफ थ्री वेज। अभी बात करता हूं अमालगमेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, मिला देना। दूध में पानी मिला दो या पानी में दूध, होता है ना ऐसा ही। मतलब क्या करना, मिक्स कर देना, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मिक्स कर देना। होता है, आप न्यूज में सुनते हो ये कंपनी इस कंपनी के साथ अमालगमेट हो गई है। भाई जब बिजनेस बड़े लेवल पे करना होता है या जब कोई पावरफुल कंपनी होती है तो दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, खरीद लेती है, अमालगमेट हो जाते हैं और दोनों मिलके काम करते हैं क्योंकि एक कंपनी का पहले से नाम चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बहुत सारी कंपनियों को खरीद लेता है। जैसे भी पीछे आपने सुना होगा फेसबुक वालों ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया। व्हाट्सएप एक अलग ब्रांड थी, फेसबुक अलग है, उस कंपनी को ही परचेज कर लिया, मतलब अपनी कंपनी में मिला लिया। ये तीन तरीके से हो सकता है, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो अमालगमेशन तीन तरीके से हो सकता है। पहला क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? और तीसरा क्या है? आइए, अमालगमेशन का मतलब क्या है? देखो, एक पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी एक्स लिमिटेड, एक पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी वाई लिमिटेड, दोनों को उठा के मिला दिया, एक नई कंपनी बन गई। इसको बोलते हैं अमालगमेशन। क्या बोलते हैं इसको? मतलब दो पहले से चल रही कंपनी को मिला के एक नई कंपनी बना दी, नए नाम से बना दिया। नया नाम क्या हो गया? एक्स वाई लिमिटेड। इसको बोलते हैं अमालगमेशन। अच्छा, ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, इस एग्जिस्टिंग कंपनी को बोलते हैं ट्रांसफरर और वेंडर कंपनी। ट्रांसफरर और वेंडर कंपनी। तो देखो, वेंडर में ओ आर आता है, इसमें भी ओ आर, इसमें भी ओ आर, तो नाम को लेके कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है जी। अच्छा, जो जो नई कंपनी बन रही है उसको बोलते हैं या तो वेंडी कंपनी, देख रहे हो वेंडी, या ट्रांसफरी कंपनी। ये एक तरीके की परचेजिंग कंपनी होती है। कौन सी कंपनी होती है? जो कंपनी खरीद रही होती है दूसरी कंपनी को, परचेजिंग कंपनी। लाइक मेकिंग अ न्यू कलर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कलर। दो कलर को देखो आपके सामने, एक येलो मिलाया और एक दूसरा कलर मिलाया तो क्या हो गया? इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या दूं मैं आपको कि दो कलर को कंबाइन करके एक नया कलर बनाना है मुझे। ये कलर सामने तो बिल्कुल हटके ही बन गया, ऐसे ही यहां पे। आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एब्जॉर्प्शन। क्या है हमारे पास? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के केस में होता क्या है, दो एग्जिस्टिंग कंपनी को एक पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी परचेज कर लेती है। कहने का मतलब तीनों नाम पहले से चल रहे थे, एक्स कंपनी भी, वाई कंपनी भी, जेड कंपनी भी पहले से चल रही थे। एक्स और वाई को खत्म करके एक नई कंपनी में अपने पास ले लिया, नई कंपनी। जैसे अगर मैं अभी बात करूं व्हाट्सएप और फेसबुक का, तो ये अब्जॉर्प्शन का केस है, क्योंकि व्हाट्सएप भी पहले से थी, फेसबुक भी पहले से है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया। यस और नो? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं हम इसको? एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बात? ये मतलब तीनों कंपनी एग्जिस्टिंग है, जबकि अमालगमेशन में दो कंपनी एग्जिस्टिंग है या पहले कोई भी कंपनी एग्जिस्टिंग मिला के नई कंपनी बना दी जाती है। पर्पज है एग्जिस्टिंग कंपनी को जब नई कंपनी बना दी जाए, अमालगमेशन, और जब पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी को किसी और एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ मिला दिया जाए, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसके बाद अगला टॉपिक है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, एक ही कंपनी है, उसका नाम बदल के नया कंपनी या नई कंपनी ने खरीद लिया, इसको न्यू कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी, इसको क्या कर लिया, कुछ बदल के, नाम बदल के नई कंपनी बना दी। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है बात? ये ओनली वन कंपनी, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। कॉन्सेप्ट बताने थे, ये बात बता दी मैंने आपको। अगला है अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। कंपनी का अमालगमेशन कैसे होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में बताया गया है, AS 14। पहला होता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। क्या होता है? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। इसके बाद अगला है हमारे पास अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अच्छा, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इसमें कुछ कंडीशन होती है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी जाके आएगा। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर व्हेन ऑल 5 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये 5 कंडीशंस होती हैं कुछ।
अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या कहलाएगा? मर्जर। और अगर ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, सेटिस्फाई ना हो, तो एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो दो ही तरीके से होता है। पहला क्या है यहां पे? कब होता है? और अगला क्या है? कब होता है जी ये? यस, व्हेन ऑल 5 कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, तो उसको बोलते हैं अमालगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। आइए 5 कंडीशंस के ऊपर बात करें हम लोग। कंडीशंस, पहला, all the assets and liabilities of the transferor company becomes after the amalgamation the asset and liabilities of transferee company। एक एसेट खरीदा, कहने का मतलब जितनी भी एसेट्स और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सब किसकी होनी चाहिए? ट्रांसफरर कंपनी की होनी चाहिए। ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ, सॉरी ट्रांसफरर कह रहा हूं, ट्रांसफरी कंपनी, इसको थोड़ा सा बदल के बोलूंगा तो ज्यादा ठीक है, परचेजिंग कंपनी की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? जो कंपनी परचेज कर रही है वो सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज सामने वाली कंपनी की, उस कंपनी की हो जानी चाहिए। अगर कोई भी एसेट बचनी नहीं चाहिए। अगर एसेट बच रहा है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। दूसरी बात, शेयर होल्डर holding not less than 90% of the face value of the equity share of transferor company becomes equity shares holder of purchasing company by virtue of the amalgamation। मान लो मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूं और उस कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया, तो ऑटोमेटिकली वो मुझसे पूछेंगे कि ये कंपनी बदल रही है, आप आ जाओ, मैं रेडी हूं। तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं अपने शेयर को नई कंपनी में बदलने के लिए तैयार हूं। तो जितने लोग, मतलब यूं समझो कि मेजोरिटी पावर होनी चाहिए। जो इक्विटी शेयर होल्डर है, आपको पता मालिक वही होते हैं, यस और नो? तो 90% इक्विटी शेयर होल्डर रेडी हो जाने चाहिए कम से कम कि हम नई कंपनी के शेयर के लिए तैयार हैं या नई कंपनी के शेयर खरीदने को रेडी हैं। बात समझ में आई? तो पहली बात हमने पढ़ी, जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वो परचेजिंग कंपनी की हो जाए, कम से कम 90% शेयर होल्डर नई कंपनी के शेयर के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि अब उसके शेयर उस कंपनी में नहीं होंगे। कौन सी कंपनी में होंगे? नई कंपनी में। तो तैयार हो, वो ना कहे कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे नई कंपनी में। अगला है कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो कैश में होना, वो सॉरी कैश में कह रहा हूं, इक्विटी शेयर होल्डर लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयर ही मिलना चाहिए, फ्रैक्शनल शेयर को छोड़ के। ऐसा नहीं हो कि कंपनी के शेयर तो परचेज कर लिए और उसके बाद उसको पैसे देकर रफा दफा कर दिया। तो इसका मतलब जानते हो, इसकी जो पावर है सिर्फ एक बंदे के हाथ में आ जाएगी सबसे ज्यादा। इक्विटी शेयर होल्डर मालिक होता है कंपनी का, दूसरे इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दे दे, ले भैया पैसे पकड़ और तू कंपनी छोड़ के जा, दिक्कत हो जाएगी, यस और नो? तो इसलिए इन्होंने कहा द कंसिडरेशन फॉर द अमालगमेशन रिसीव बाय दोज इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी हु agree to become equity shareholder of the purchasing company is discharged by the purchasing company wholly by issue of equity share in the purchasing company except that cash may be paid in respect of fractional share। फ्रैक्शनल शेयर बाद में बताऊंगा क्या होता है, छोड़ के इक्विटी शेयर को सिर्फ इक्विटी शेयर मिलने चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर क्योंकि वो बदल रहे हैं, तो पुरानी कंपनी के इक्विटी शेयर के बदले उसको अब नई कंपनी के इक्विटी शेयर मिलेंगे। अगर ये इसके बदले डिवेंचर दिया जा रहा है, इसके बदले कैश दिया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं, फिर ये अमालगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं होगा, अमालगमेशन द नेचर ऑफ क्या हो जाएगा? ये परचेज हो जाएगा। द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, मतलब वेंडर कंपनी कह सकता हूं मैं इसको, वेंडर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन बाय द परचेजिंग कंपनी आफ्टर अमालगमेशन। मतलब जो वेंडर कंपनी है, इन दोनों वर्ड को ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने यहां पे ये इसलिए लिखा कि आप लिखो ये, बोलो जो एक्चुअल है, क्योंकि ये ना ये वाले याद नहीं रहते, वो वाले याद रह जाते हैं बच्चों को, वेंडर और परचेजिंग। अब जब ट्रांसफर ही बोलूंगा तो कंफ्यूज रहते हैं। अभी बोल तो रहा हूं मैं, लेकिन सेट कर लेना अगली क्लास तक माइंड में कि वेंडर कौन है और परचेजिंग कौन है। तो वेंडर कंपनी का जो बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि खरीद लिया गया हो और उसको खरीदने के बाद बंद कर दिया जाए। ऐसा होता है, कोई कंपटीशन में कोई ब्रांड होता है, उसको खत्म करना है तो उसको खरीद लिया जाता है और बिजनेस बंद उसका।
हमारा अपने आप चलेगा बिजनेस। समझ रहे हो, ऐसा किया जाता है, तो ऐसा हटाना है उसको। तो वेंडर कंपनी का जो बिजनेस है वो कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खरीद लिया और खत्म। और लास्ट कंडीशन, नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। ये नहीं कि एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो आप बढ़ा के दिखा दो, घट गई तो घटा के, गलत। अगर मान लो कोई सामान 50 रुपए का तो 50 में दिखाना है, 100 रुपए का तो 100 में ही, और 70 रुपए का तो 70 में ही। ये नहीं कि उसकी आज के डेट में जो मार्केट वैल्यू है वो 200 हो गया तो 200 दिखाने, गलत। जिस बुक वैल्यू पे वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में, मतलब जिस वैल्यू पे या जो एसेट जिस वैल्यू पे या जो लायबिलिटी जिस वैल्यू पे बैलेंस शीट में वेंडर कंपनी के है, वही वैल्यू चढ़नी चाहिए किसकी बुक में, परचेजिंग कंपनी की बुक में। पहला क्या बताया, शॉर्ट में बताया मैंने, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वेंडर कंपनी का, किसका हो जाना चाहिए, परचेजिंग कंपनी का होना चाहिए। क्लियर है, थोड़ा सा पिक्चराइज बताया ताकि कहानी ढंग से समझ में आए। ये पूरा का पूरा उठ के किसका हो जाना चाहिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इसका। अगला है इक्विटी शेयर कैपिटल। ये जो वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी है, इसके इक्विटी शेयर 100% इक्विटी शेयर है, नो डाउट, लेकिन कम से कम 90%, मोर देन 90%, मतलब कम से कम 90%, मोर देन 90% इक्विटी शेयर होल्डर रेडी हो जाने चाहिए कि हाँ हम तैयार हैं कौन सी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, परचेजिंग कंपनी के। डन जी, कोई दिक्कत, कम से कम 90%। तीसरी बात हमने बताई, ये वेंडर कंपनी और ये परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी को परचेजिंग कंपनी खरीद रही है, तो इक्विटी शेयर, ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है वेंडर कंपनी का, इसको नई कंपनी की इक्विटी शेयर मिल जाने चाहिए। समझ रहे हो, कैश सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर के लिए मिलेगा और किसी चीज के लिए नहीं, क्योंकि ये नई कंपनी पेमेंट कर रही है। अगली बात, बिजनेस, इसका जो बिजनेस है ये कैरी ऑन कर रहा है, तो बिजनेस रन होना चाहिए, ये नहीं कि बिजनेस लिया और बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, और लास्ट है हमारे पास बुक वैल्यू। जिस बुक वैल्यू पे, जैसे एसेट्स एंड लायबिलिटीज अगर मान लो 1000 रुपए की है, तो इस वाली इस वाली मतलब परचेजिंग कंपनी भी उसे 1000 रुपए की दिखाए, बढ़ गई है घट गई है उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अदरवाइज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। कुछ नई बातें और आगे की जाने हम लोग। मैंने आपको बताया कि अमालगमेशन 2 तरीके का होता है। अब शॉर्ट में अगर मैं डिस्कस करूं दोबारा से जो अब तक पढ़ा है आपने, तो अमालगमेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है नेचर ऑफ मर्जर और एक होता है नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ मर्जर में 5 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और अगर इसमें पांचों के पांचों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो नेचर ऑफ क्या होता है, परचेज होता है। यही बताया था पीछे, अभी मैंने डिटेल में लिखवाया। लेकिन इसके बाद कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में चर्चा कर लें। अगर कंडीशन में जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं वो वेंडर कंपनी की, परचेजिंग कंपनी की हो जाए, इक्विटी एंड इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं वेंडर कंपनी का, वो परचेजिंग कंपनी का हो जाना चाहिए। कम से कम मान लो 100 लोग हैं अगर परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी में, तो कम से कम 90 और 90 से ज्यादा लोग कौन सी कंपनी के हो जाएं, परचेजिंग कंपनी के हो जाएं। परचेज कंसिडरेशन इन इक्विटी शेयर्स, जो वेंडर कंपनी का है, वेंडर कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं उनको नई कंपनी मतलब परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। या यूं समझो कि कम से कम मतलब जो पैसे हैं बदले में जो उनको मिलेगा, जितने भी लोग तैयार हुए हैं उनको बदले में इक्विटी शेयर ही मिले, पैसे ना मिले। बिजनेस रनिंग होना चाहिए और बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होना चाहिए। यही बातें बताई थी अभी पीछे, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ठीक है ये बात हमें समझ में आ गई है, लेकिन वेंडर कंपनी, क्योंकि अब वो कंपनी बिक रही है, तो जो कंपनी बिक रही है आप सुनते हो कि अभी मैंने पीछे बताया है कि फेसबुक ने परचेज कर लिया व्हाट्सएप को, तो क्या फ्री में परचेज कर लिया, पैसे नहीं देगी वो, पैसे देगी ना। तो इट इज द प्राइस पेबल बाय द परचेजिंग कंपनी। प्राइस पेबल कौन पे करता है, परचेजिंग कंपनी। प्राइस पेबल बाय द परचेजिंग कंपनी टू द ट्रांसफरर, ट्रांसफरर मतलब वेंडर।
वेंडर कंपनी को फॉर टेकिंग द बिजनेस ऑफ वेंडर कंपनी। कहने का मतलब क्या है, अगर परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को जो उसके बिजनेस को खरीदने के बदले पैसे दे रही है उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? परचेज कंसिडरेशन। अगली बात अराइज होती है कि परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं, ये मेथड जानना जरूरी है। पहला होता है लमसम पेमेंट मेथड। लमसम मतलब भाई जैसे कई बार होता है घर में हमारे पास अखबार है, न्यूज़पेपर है, ऐसे तो हम रद्दी में ऐसे दे देते हैं। कुछ टाइम पहले क्या हुआ, मैं शीशे वाले के पास गया, जो ग्लास वाले होते हैं, जो खिड़की और इन सब के लगाते हैं। तो मैं बोलता हूँ ये जो आपके पास वेस्ट होता है इसको कैसे बेचते हो? कहते सर हम तो हुंडई में बेच देते हैं ऐसे ही। मतलब आता है डीलर, वो बोलता है जी इसके इतने पैसे, हम बोलते हैं कितने पैसे देगा, वो कहते हैं जो वेस्ट है हम इसके इतने पैसे दे देंगे, और ले जाता है उठा के। समझ रहे हो? कोई तौला नहीं उसने, कोई कैलकुलेट नहीं किया, बस देख लिया इतने पैसे देने हैं दे दो। कई बार होता है जब ऑफिसेज में, कई ऑफिसेज बंद होते हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज बंद होती है, तो उसमें जो कंप्यूटर्स हैं, जो चेयर्स हैं, ये सारे बेच लेते हैं वो लोग। तो बेचते हैं तो जो खरीदने वाला होता है वो एक एक चीज नहीं जोड़ता, वो तो कहता है सामान देख लिया, वो कहता है मैं इसके इतने पैसे दूंगा, देने हैं तो बताओ और नहीं देने तो बताओ। वन टाइम लमसम मेथड। नेट एसेट मेथड में एसेट की कैलकुलेशन की जाती है कि नेट एसेट कितनी की है उसके हिसाब से। नेट और टोटल पेमेंट मेथड, नेट और टोटल पेमेंट मेथड में कैलकुलेशन किया जाता है, ये भी एक मेथड है। और एक होता है इंट्रिंसिक और स्वैप मेथड, इसमें भी कैलकुलेशन की जाती है। टोटल हमारे पास 4 मेथड है और 4 मेथड में हम कैलकुलेशन करते हैं कि परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालें। ओके, हो गया? गुड। जरा नाम बताना, पहले मेथड का क्या नाम है? दूसरे का नाम? तीसरा और चौथा? एक बार और बताओ, पहले मेथड का नाम, दूसरा, तीसरा और चौथा? गुड। इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। आइए, आपको घर से क्या करना है, होम फन में रीड कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। रीड, ये पढ़ना है और कम से कम 3 बार पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छी तरीके से, तो 3 बार जरूर यहां पे अगली क्लास में आने से पहले पढ़ लेना। जरूरी नहीं कि आप कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, एक बार कभी बैठ के पढ़ लिए, फिर दोबारा से किसी और टाइम पढ़ लिया, फिर एक बार और पढ़ लिया। ओके, जब ये पढ़ लोगे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो अगली क्लास में हम लोग कुछ और नए कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे और नई चीजें सीखेंगे। मजा आ गया? चलिए फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी अलाइव, बी अलर्ट एंड बी एक्टिव।